अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। विंटर बीस क्वेश्चन 4 एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अगर आप इसके मार्क्स देखें तो आई कैप ने कोई 15 नंबर का इसके ऊपर सवाल पूछा है आपसे। एक बड़ा ही अच्छा और ट्रिकी सवाल था। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको अटैम्प्ट करते हैं। 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी, आंसर भी ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे और आंसर की ड्राफ्टिंग भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ KPL. KPL has various production facilities across the country. Your audit team has brought the following matters to your notice which required your guidance. KPL is required to decommission its production facilities and restore the site at the end of their economic life. और लिखा हुआ वर्ड है is required, सही है, वर्ड लिखा हुआ is required, तो इसका मतलब कोई लॉ की रिक्वायरमेंट होगी to decommission its production facilities and restore the site at the end of their economic life. Notes to the financial statement for the year ended 30 September 2020 contains the following disclosure related to the decommissioning provision. साल के आगाज में इतना प्रोविजन था, मजीद इतना प्रोविजन रिकॉर्ड किया गया है, जो रिवर्सल हुई है वो इतनी हुई है और जो डिस्काउंट की वाइंडिंग अप है वो इतनी है, तो बैलेंस एट दी एंड 6746 आ गया। अगर आप ओवरऑल बैलेंस को देखें तो आपका ओवरऑल बैलेंस थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में डिक्लाइन कर रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है as a result of decrease in demand, the management adjusted its medium-term and long-term price assumption and the discount rate, which had a significant impact on the asset valuation. At 30 September, KPL recognized an impairment of rupees 2.1 billion against the carrying value of cash generating unit. सवाल की रिक्वायरमेंट देख लें। Brief the audit team regarding the significance of the above matters and द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन दिस रिस्पेक्ट। 15 नंबर का प्यारे बच्चों एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखें, इस सवाल को करने के लिए हम एक काम ये करते हैं, जिस तरह लास्ट क्लास में हमने सेल एंड लीज बैक से रिलेटेड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी, और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी हमने सामने IFRS की रिक्वायरमेंट को सामने रखी, और IFRS की रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो हमने कहा था यार एक चीज़ निकालने के लिए आपको फेयर वैल्यू भी चाहिए होती है, तो फेयर वैल्यू के प्रोसीजर्स हमने लिख दिए थे। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जॉट डाउन करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है आपसे, सही है। देखें, आपके पास बच्चों आपके पास एक एसेट है, सही है। इस एसेट से रिलेटेड आपके ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको यहां पे आके डीकमीशन करना है, डीकमीशनिंग करनी है, सही है। अच्छा, जब डीकमीशनिंग करनी है और उसके बाद अगर आप सवाल को थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, ये जो डीकमीशनिंग का प्रोविजन होगा ये IAS 37 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। डन हो गया ना भाई। डीकमीशनिंग का जो प्रोविजन अकाउंटिंग इसके इफ्रिक 1 के हिसाब से होगी, डीकमीशनिंग का जो प्रोविजन होगा वो IAS 37 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन ट्रिगर कर रहा है। अच्छा, सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा बच्चों, ये बता दें प्रोविजन में क्या इन्वॉल्व होते हैं। प्रोविजन में तो सर सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होती हैं, और ये प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है, सही, एवैल्यूएशन भी है। तो हमने कहा यार एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अब ये प्रोविजनिंग की जो अमाउंट आएगी, तो फिर एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, और वो कहता है कि जी इसको आप इस एसेट में कैपिटलाइज कर लें। जो भी डीकमीशनिंग प्रोविजन की अमाउंट है इसको आप आज प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल के उसको कैपिटलाइज कर लें। ये आपसे कौन कहता है? ये आपसे इफ्रिक 1 कहता है, जो कि आपसे अकाउंटिंग कहता है कि जी इसको आप कॉस्ट का पार्ट बना लें। अच्छा, ये जो डीकमीशनिंग प्रोविजन की अमाउंट है ये 37 के हिसाब से निकलेगी, इसकी फिर एक डिस्काउंटिंग हो रही होगी, सही, और वो डिस्काउंटिंग हो गया एसेट का पार्ट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। ये हमें थोड़ा बहुत पता है। ये सवाल की एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों। अच्छा, मैं अगेन इसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और आपके सामने अगर एलोबरेट करूं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आज मैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, सही है, मुझे 5 साल बाद डीकमीशन करना है, सही है। मैं आपसे 2-3 एजम्पशन लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे तो 4 साल बाद डीकमीशन करना है, या मैं दूसरा सिनेरियो आपके सामने कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे 4 साल बाद नहीं करना, बल्कि मुझे तो 5 साल बाद डीकमीशन करना है। 2 सूरतें आपके पास, सही है। मैं कहता हूँ 4 साल बाद मुझे 100 रुपये की डीकमीशनिंग कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी, या 5 साल बाद भी कितने की डीकमीशनिंग कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ेगी? 100 रुपये की, ठीक है। एसेट आपका आज की तारीख में रिकॉर्ड हुआ है, पैसे 4 साल बाद या 5 साल बाद इंकर्ड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है इसको मुझे यहाँ पे आके प्यारे बच्चों डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है मुझे डिस्काउंट रेट भी चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 साल या 5 साल ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है आपके एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, ये डिपेंड करता है। ऐसे अगर आपने एसेट को 5 साल चलाना है तो फिर आपको कॉस्ट भी 5 साल बाद इनकट करनी पड़ेगी। चौथे साल आप डीकमीशन करके 5वें साल कैसे चलाएंगे, सही है। तो इसका मतलब है आपको यूजफुल लाइफ भी मेरे प्यारे बच्चों चाहिए होगी, अच्छा,
और उसके बाद डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस को देखें तो एक अदद ये डिस्काउंट रेट, ये एजम्पशंस है, सही है। एक अदद 4-5 साल बाद इतने पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, ये एक एजम्पशन है। और ये जो यूजफुल लाइफ है ये इटसेल्फ एक एजम्पशन है। तो सवाल की अगर रिक्वायरमेंट को आप पढ़ें तो सवाल की रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है ब्रीफ द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव मैटर। तो मेरी पहली सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, मेरी पहली सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी पहली सिग्निफिकेंस हो जाएगी कि जी इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस जो है वो मेरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, therefore it shall be considered as a significant risk and the auditor is required to give special audit consideration। ये मुझे अपने आंसर में लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये मुझे अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, सही है। आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। अगेन इफ्रिक 1 से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है, आईएस से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें विंटर 20 को तो आपसे आईएस 37 क्या कहता है, आपसे आईएस 16 क्या कहता है, आपसे इफ्रिक क्या कहता है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास आंसर में गाइडेंस के तौर पे मौजूद है प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, द डीकमीशनिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, डिस्काउंट रेट, यूजफुल लाइफ, जो मैंने अभी आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी ये अपने आंसर में लिख रहा हूं, सही है। तो मैं सबसे पहली चीज therefore there is a significant risk and required special audit consideration by the engagement team, वो जो evaluation की कह रहा है आपसे, तो आप यहाँ से लिखेंगे based on the disclosure of the provision has been made, further it means there might be a decommissioning cost, new production facilities and a material reversal due to a change in estimate। अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इसने रिवर्सल करी है, ये मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट मैटर हो सकता है। मेरे पास जो डिस्काउंटिंग की अनवाइंडिंग हो रही है ये मेरे पास, बिकॉज इसने डिस्काउंट रेट चेंज करा है मेरे पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक मजीद प्रोविजन करा है। तो 7.1 से 6.7 के दरमियान ये आया कैसे, 2-3 रीजन की वजह से आया है। वो तीनों की तीनों रीजन आपने सिर्फ अपने आंसर में थोड़ा सा बताने के इन वजह से भी ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट मैटर है। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स, इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द रीजन फॉर फर्दर प्रोविजन। जो ऊपर उसने फर्दर, अगर सवाल में उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी और फर्दर प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इंक्वायर कर लें मैनेजमेंट से कि भाई क्यों करा हुआ है, क्या कोई नया प्लांट आपने डीकमीशन करा है या कोई नया प्लांट आपने इंस्टॉल करा है, तो आप इंक्वायर कर लें मैनेजमेंट से। पहला रीजन आपने इंक्वायर कर लिया। अच्छा, इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट स्लैश डॉक्यूमेंट टू इवैल्यूएट द डीकमीशनिंग रिक्वायरमेंट। क्यों, सवाल में लिखा हुआ था द कंपनी इज रिक्वायर्ड, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि जी डीकमीशनिंग करनी कैसे, कॉस्ट को तो आप वेरीफाई कर ही नहीं सकेंगे। ऑब्टेन एंड, चूंकि इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास आइजा 540 की टेक्निक अप्लाई हो जाएगी। क्यों आइजा 540 की टेक्निक अप्लाई हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज इसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको हम थोड़ा सा एक काम ये कर लेते हैं। ये जो मेरे पास प्रोसीजर्स हैं ये मेरे पास आइजा 540 के प्रोसीजर्स है, ठीक हो गया जी। कंट्रोल्स को टेस्ट कर लिया। परफॉर्म प्रोसीजर टू इंश्योर दैट assumptions आर रीजनेबल सच एज डिस्काउंट रेट, फ्यूचर कैश फ्लोज, यूजफुल लाइफ, सही है। ये वाले मैंने काम कर लिए, ये मैंने। और परफॉर्म दिस सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर सच एज कंपेयर द कॉस्ट ऑफ एनी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विद द प्रोविजन, सही है। सब्सिक्वेंट, अगर आपने वाकई में कोई एक्चुअल करी है, सही है, तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है और उसका प्रोविजन आपने कितना किया था। अगर उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो इसका मतलब है आपने जो प्रोविजन रिकॉर्ड किए हुए या जो आपने डीकमीशनिंग प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ है वो एजम्पशन रीजनेबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास प्रोसीजर्स मेरे पास आ गए आइजा 540 से। और ये जो दो प्रोसीजर थे ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में मेंशन थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंक्वायर का वर्ड लिख दिया है। इन दोनों चीज़ों में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंक्वायर का वर्ड लिख दिया, ये ऑलरेडी मेरे पास सवाल में मौजूद थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें, इंक्वायर मैनेजमेंट वाई प्रोविजन हैज बीन रिवर्स एंड वेदर देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंस रिजल्टिंग इन चेंज इन प्रोविजन और इज इट एन एरर। तो मैनेजमेंट ने जो प्रोविजन रिवर्स करा है, आपने कुछ नहीं करा, ये भी अगर आप गौर से देखें तो ये सवाल में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके आगे क्वेश्चन का इंक्वायरी का वर्ड लिख दिया बच्चों, डन हो गया। अच्छा, अगर मैं सवाल को देखूं गौर से, अगर मैं सवाल को गौर से देखूं तो सवाल में उसने एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दी है और उसमें एक वर्ड यूज़ करा है, उसने कहा है कि जी इम्पेयरमेंट हुई है, ठीक है, इम्पेयरमेंट हुई है, एसेट में इम्पेयरमेंट हुई है। अगेन अगर हम उस डायग्राम में जाएं अपनी, तो ये जो एसेट है एक अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन में आपसे कह रहा है कि भाई इस एसेट के ऊपर तो इंपेयरमेंट हुई है, इसका डीकमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन इसने आपको दे दी कि जी एसेट के ऊपर तो हमारे पास इंपेयरमेंट हुई है। बच्चों इंपेयरमेंट होती है तो क्या इन्वॉल्व होता है, इसी टेक्निक में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। इंपेयरमेंट अगर होगी तो हमारे पास क्या होगा, जब इंपेयरमेंट होगी तो हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वापस से ट्रिगर कर जाएगा और मुझे अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के प्रोसीजर्स मेंशन करने पड़ेंगे। लाइक
ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको मैं अगेन सेम कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहे। ISA 540, ISA 540, subsequent interim FS, ISA 540, कंपेयर द रिजल्ट, ISA 540, डिस्काउंटर जो मैनेजमेंट ने यूज़ करा है वो सही करा है, ISA 540, और फिर उसके बाद अगर मैनेजमेंट ने फेयर वैल्यू डिटरमाइन करी, बिकॉज देखिए इम्पेयरमेंट के लिए अगेन अगर मैं आपके सामने IFRS रखूं तो इम्पेयरमेंट के लिए मेरे पास 2 से 3 चीज़ है ना। पहली चीज़ मेरे पास क्या है, पहली चीज़ मेरे पास ये है कि वैल्यू इन यूज़, और दूसरी चीज़ मेरे पास है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सही है, तो अगर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करी तो इसका मतलब है दोनों अमाउंट को डिटरमाइन किया होगा। तो फेयर वैल्यू के लिए क्या हुआ होगा, एक्सपर्ट इंगेज हुआ होगा। मैंने बड़े आराम से अगेन अगर मैं अपनी टेक्निक में आऊँ प्यारे बच्चों, तो मेरे पास एक्सपर्ट के हैंडआउट्स अप्लाई हो जाएंगे, एक्सपर्ट के प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाएंगे, और मैंने बड़े आराम से, जो मैंने आपसे पहली क्लास में ऑडिट प्रोसीजर जब आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था इन टेक्निक्स को सामने रखें। अगर आपने इन टेक्निक्स को समझ लिया और मैं जब आपको 20-25 सवालात करवाता हूँ उसमें अगर आपने उसकी एप्लीकेशन मुझसे सीख ली, कोई ऐसा सवाल नहीं है प्रोसीजर का जो कि आप ना कर सके। मैं 14 साल से फर्म में हूँ, प्रोसेस परफॉर्म करता हूँ, प्रोसेस परफॉर्म टीम को गाइड करवाता हूँ, मैं कोई हैंड आउट लेके नहीं घूम रहा हूँ। तो सही, एक कॉमन सेंस है। तो एक टेक्निक्स मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस एक जगह समराइज कर दिए हैं। कुछ भी होगा ये प्रोसीजर्स आपको लाजमी हेल्प करेंगे बच्चों। तो अगेन एक अच्छा सवाल, 15 नंबर का सवाल, इवैल्यूएशन। अच्छा, इंपेयरमेंट की इवैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो अगेन इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इंपेयरमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, देयरफॉर इट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, और फिर उसके बाद मैंने ISA 540 के प्रोसीजर्स आपके साथ मेंशन कर दिए बच्चों। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा आपको। 15 मिनट आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, 15 मिनट में मैं आपके साथ बैठ के आंसर डिस्कस करूंगा। थोड़े दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ये पेपर बड़े आराम से पास हो जाएगा। अपने बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।